इस दुनिया में जो कुछ भी बेशकीमती है, अगर उसकी सूची बनाई जाएगी तो उसमें सबसे ऊपर समय को लिखना पड़ेगा, क्योंकि समय अनमोल है। 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, यह उस धावक को पता होगी जो 1 सेकंड से एक रेस हार गया है। और अगर हम 2024 को देखें तो पूरे 1 साल में हर 1 सेकंड में कुछ ना कुछ घटना जरूर हुई है, जो कि कहीं ना कहीं अखबारों में, वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में दर्ज की गई है। तो उसमें से किस 1 सेकंड की घटना या कौन सी घटना इतनी महत्वपूर्ण थी, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और बीते 1 साल में वो जो घटित हुई है, इन सब बातों को आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यानी कि शुरू कर रहे हैं रिकैप 2024 सीरीज, जिसमें हम देखेंगे जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं, जितने प्रमुख अवार्ड्स हैं, सम्मेलन हैं, इसके अलावा पर्यावरण के जो अपडेट हैं, साइंस टेक के जो अपडेट हैं, इन सारे मुद्दों पर हम एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे रिकैप 2024 सीरीज के माध्यम से। तो आज 21 तारीख को जो यह वीडियो देख रहे हैं, इसका पहला दिन है और रात को 9 बजे हमारी मुलाकात अब हो गई है। तो हर दिन हमारी मुलाकात लगातार अगले 9 दिनों तक होती रहेगी। तो चलिए आज हम पहले वीडियो से शुरू करते हैं। आज हमारा पहला वीडियो है प्रमुख सरकारी योजनाओं पर। तो प्रमुख सरकारी योजनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, इसको लाने के पीछे का मकसद समझिए। सबसे पहले देखिए, जब यह योजना शुरू हुई है तो यह 2025 से 27 तक के लिए इसमें 6000 करोड़ का आवंटन किया गया है। और दुनिया में देखिए हर जगह ज्ञान है। ज्ञान सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी है, अलग अलग देशों में है। लेकिन उस ज्ञान तक पहुंच हमारी हमेशा नहीं, या हर व्यक्ति के पास नहीं है। तो उस ज्ञान को, या हम कह सकते हैं बहुत सारे शोध हैं, पत्रिकाएं हैं, वहां तक की जो पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का जिक्र किया है। अब इसके माध्यम से देखिए होगा क्या। जो भी सरकार द्वारा प्रबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, वहां पर जो छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, या फिर सदस्य हैं वहां के, उनके लिए यह वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन रहेगा मौजूद। जिसके माध्यम से होगा क्या कि दुनिया भर की कुछ प्रमुख जो प्रकाशक हैं, उनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं, वहां पर जो भी लेख मिलेगा, शोध लेख मिलेगा, वे एक्सेस इनके पास होने वाला है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कई लोगों के लिए है और देश भर के लिए है। तो यहां पे हम देखें यह किसके अनुरूप शुरू किया गया है, विकसित भारत 2047। इसके अलावा देखें तो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है। इसके अलावा हम देखें तो अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पे हम देखें तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का समन्वय कहां से हो रहा है, यूजीसी के स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से। तो एक सदस्यता के माध्यम से सभी को सदस्यता मिलेगी, इसीलिए यह मुख्य रूप से कहा जा सकता है समन्वित एक राष्ट्रीय सदस्यता। अब यहां पे एक बात आप याद रखिएगा कि इस योजना में जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 30 प्रकाशकों को शुरू में इसमें शामिल किया गया है, जिसकी 13,000 पत्रिकाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। और मुख्य रूप से इसका फायदा टीयर 2 और टीयर 3 जो मेट्रो सिटीज नहीं है या बड़े महानगर नहीं है, उसके बाद के जो उनसे छोटे जो शहर हैं, वहां कर हम देखें तो वहां पे ये ज्यादा लाभ मिलेगा वहां के लोग, क्योंकि वहां के लोगों की एक्सेस ही मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक, शोधों तक नहीं हो पाती है। और उसके लिए अगर अलग अलग संस्थान अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो महंगा पड़ जाता है। लेकिन एक समन्वित सब्सक्रिप्शन और उसके बाद सबको उसमें सदस्य बना दिया जाएगा तो ये आसान रहेगा। अब यहाँ पे देखिए लक्षित दर्शक जो है 6300 6300 संस्थान हैं, और जिसके अंतर्गत 1.8 करोड़ छात्र छात्राएं या विद्यार्थी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखें तो मुख्य लाभ क्या होगा, वैश्विक शोध समुदाय और यहाँ पे ज्ञान का प्रसार। जो वैश्विक शोध समुदाय है उससे जुड़ सकेंगे, दुनिया में क्या चल रहा है उस धारा में भारतीय जो हैं वो भी शामिल होंगे और बेहतर तरीके से हैं। लेकिन एक्सेस हर किसी के पास नहीं है, बात इतनी सी है। उसके अलावा हम आगे बढ़ के देखें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सरकार के द्वारा यह योजना इसी साल 2024 में लॉन्च की गई, फरवरी के महीने में। और इस योजना के पीछे का लक्ष्य क्या है, लोगों को मुफ्त में बिजली मिल सके। और बिजली मुफ्त में मिले इसके लिए ऐसा नहीं कि उनके यहाँ घर जो मीटर लगा है उसके बिल में उन्हें मुफ्त कर दिया जाएगा, बल्कि उनके घर में सोलर पैनल उनकी छत पर लगाया जाएगा। तो लक्ष्य ये है कि सौर पैनल लगाए जाएंगे, और इसके लिए उद्देश्य यह है कि मार्च 2027 तक भारत के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाया जाएगा। तो 1 करोड़ घरों की छत पर अगर लगाया जाएगा तो उसमें
पैनल लगाने का जो खर्चा आएगा उसमें लोगों को सब्सिडी मिलेगी सरकार के माध्यम से, और सब्सिडी ऐसी मिलेगी कि लोगों को 300 यूनिट तक बिजली उसके माध्यम से प्राप्त कर सके। उस हिसाब से अगर वो पैनल लगवाते हैं तो उस पैनल में उन्हें सब्सिडी मिलेगी। तो कितने वॉट किलोवाट पे है वो समझ लेते हैं। देखिए 2 किलोवाट क्षमता तक की अगर कोई प्रणाली अपने घर के छत पे लगाता है तो सौर इकाई लागत जो भी उसका खर्चा आएगा 60% की सब्सिडी, या 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत पर 40% की सब्सिडी होगी। अब यहाँ पे सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक ही निर्धारित की गई है। तो जो भी लोग इसको लाभ उठा पाएंगे, जो लाभार्थी हैं, सीधी सी बात है उनका भी अपना एक योगदान रहेगा पर्यावरण को लेके। तो देखिए एक तो है उनको जो प्राप्ति होगी वह मुफ्त बिजली की होगी, उसके अलावा हम देखें तो लागत में कमी आएगी। सीधी सी बात है, एक तरफ तो सब्सिडी मिल रहा है तो वो उनको कम खर्च में हासिल हो जाएगा। दूसरी बात, नवीकरणीय ऊर्जा का अगर हम प्रयोग करेंगे तो नेट जीरो कार्बन इमिशन के अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही, और हम कह सकते हैं कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी ही। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं लक्ष्य क्या है। देखिए मार्च 2027 तक हमें 1 करोड़ घरों में लगाना है। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं 24 से शुरू हुआ है और ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्य कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, किस प्रकार से हम अभी 6.5 लाख दिसंबर 2024 में हम स्थिति में हैं, उसके बाद 6.3 लाख, फिर उसके बाद देखें तो मार्च 25 में हम 10 लाख तक जाएंगे, अक्टूबर में हम देखें 2025 में तो 20, फिर उसके बाद मार्च 26 में 40, फिर उसके बाद 1 करोड़ तक हम पहुंचने का लक्ष्य बना के चल रहे हैं। इसमें कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं, जैसे कि मॉडल सौर गांव की बात आई है। मॉडल सौर गांव में क्या है, कुछ आदर्श स्थापित किए जाएंगे मॉडल सौर गांव के, कि आप उस गांव को देखें और उसमें देखें किस प्रकार से वहां पर सोलर पैनल लगा है और बाकी लोग उससे प्रोत्साहन प्राप्त कर सके और बाकी जो है लोग उसी प्रकार से अपने घर में भी उसी योजना का लाभ उठाएं, सोलर पैनल लगवाएं। फिर उसके बाद स्थानीय निकायों के लिए प्रोत्साहन भी रहेगा, जैसे कि शहरी स्थानीय निकाय हैं और पंचायती राज संस्थाएं हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वो रूफ टॉप लगवाएं। इसके लिए सौर प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान वय वंदना कार्ड दरअसल एक योजना आई थी 2018 में, नाम उसका क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के विस्तार के रूप में ही हम कह सकते हैं आयुष्मान वय वंदना कार्ड है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो आई थी उसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि ऐसा होगा कि सीधी सी बात है लगभग 10 करोड़ परिवार जिसमें हितधारक होंगे लगभग 50 करोड़ के आसपास, उन्हें लाभ मिलेगा बीमा का। बीमा जो होगा वो 5 लाख रुपए का होगा। लेकिन अब क्या कर दिया है, यहां पे आयु सीमा एक दे दी है कि 70 साल से 70 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति है, पुरुष है या महिला है, और वह किसी भी आय वर्ग में आता है, यानी कि किसी भी वर्ग का हो या आय वर्ग का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, यानी कि कोई भी है जो 70 वर्ष से ऊपर है तो उसे आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलेगा अगर वो अपनी तरफ से अप्लाई करेगा। तो इसमें लाभ क्या मिलेगा, देखिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी और 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। हालांकि एक से ज्यादा अगर मेंबर हैं घर में 70 वर्ष से ऊपर तो उस घर में उस 5 लाख धनराशि का आवंटन बराबर बराबर हो सकता है या आवश्यकता अनुरूप हो सकता है। फिर यहाँ पे बात आती है कि हम ये बात समझें कि पात्रता जो है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। फिर हमने देखा उद्देश्य क्या है, वित्तीय बोझ के बिना सेवा सुनिश्चित की जा सके, यानी कि अनावश्यक खर्च का दबाव न आए चिकित्सा सेवा लेने के लिए, और उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित होगा। और अब देख लेते हैं विशिष्टताएं। तो मुख्य बात यही हो गई है कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर होगा और घर में अगर कई बुजुर्ग हैं तो साझा किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, नामांकन प्रक्रिया वही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पोर्टल है या आयुष्मान ऐप है, उसके माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा और ई-केवाईसी के बाद फिर यह कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा रहा है तो उसके पास ये विकल्प होगा, या तो वह मौजूदा कवरेज के साथ रहे जो भी योजना का लाभ उठा रहा है, या वो चाहे तो स्विच कर सकता है। इस आयुष्मान भारत में यह जो विस्तार हुआ है योजना का, तो स्विच करने का विकल्प रहेगा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक दिन एक जीनोम पहल। सूक्ष्म जीवों के पास अपनी एक अलग प्रकार की शक्ति है, शक्ति नहीं कहेंगे, हर किसी के पास जैसे अपने गुण होते हैं तो सूक्ष्म जीवों के पास भी अपने एक गुण है। उन गुणों का पता कैसे लगेगा, उन गुणों का पता लगेगा जीनोम के माध्यम से। तो हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर है क्या जीनोम।
तो देखिए हर जीव में कोशिका से बना है, हर जीव में कोशिका है, कोशिका में गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए आरएनए का एक अनूठा अनुक्रम होता है और इस बेस के क्रम को निर्धारित करना जीनोमिक अनुक्रमण कहा जाता है। ठीक है, हमारे अंदर जो जीन है, जैसे कि सीधी सी बात है, जो कोशिका के अंदर जो जीन है, अंदर जाते हुए जब हम देखेंगे जीन है, तो जीन का जो समूह है उसको हम कहेंगे जीनोम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात हो रही है, एक दिन एक जीनोम। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करने का, उनके जीनोम के बारे में समझने का हमें प्रयास करेंगे, जिससे हम ये देख सकें, देखिए क्या है, सूक्ष्म जीवों में अलग किस्म की क्षमता है, उसका हम लाभ इस प्रकार से उठा सकते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन में उठा सकते हैं, पैदावार को बढ़ाने में उठा सकते हैं, नई दवाइयों को विकसित करने में उठा सकते हैं। तो उसमें ये समझना होगा कैसे या क्यों ऐसा होगा। तो उसमें होगा इस तरह से, तो देखिए इसमें क्या होगा कि हम उसका लाभ ऐसे उठाएंगे कि मान लीजिए उनके पास अपनी कोई क्षमता है, तो वो क्षमता क्या है, वो हम उसके जीनोम के अध्ययन से, जीनोम अनुक्रमण से वो डेटा प्राप्त करके उठा सकते हैं। तो हमें जीनोम अनुक्रमण से डेटा प्राप्त करना है, जो जैसे कि हर इंसान में या किसी भी जीव में मौजूद होता है, तो उनमें भी होगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किसी चीज को लेकर उनमें क्या गुण है। तो मतलब कि सीधी सी बात है, उनमें हम यह समझ सकेंगे कि सूक्ष्म जीवों के क्या कार्य हैं, वो जीनोम अनुक्रमण का अध्ययन करके हमें पता चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी सूक्ष्म जीव में खास गुण है, किसी खास समस्या से निपटने का, खास बीमारी से निपटने का, तो औषधि में हम वहां पे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रणनीतियां बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अलग अलग क्षेत्र में इसका हम लाभ उठा सकते हैं। खेती में भी हम सूक्ष्म जीवों का उस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, अगर हमें अध्ययन हमने कर लिया है तो। उसके अलावा जैसे कुछ रोगाणुरोधी सूक्ष्म जीव हैं, तो अगर हम उनका पहचान कर लेंगे, तो सीधी सी बात है, हम बाजार में उस प्रकार से दवाइयां भी बना सकेंगे, चिकित्सा भी उपलब्ध करा लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी जानना जरूरी है। जानकारी ये है कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं, जैसे कि ऑफलाइन सेंटर की मैं बात कर रहा हूं, अभी हाल ही में जो नोएडा सेंटर शुरू हुआ है, जहां पर मुखर्जी नगर की क्लासेस होंगी, यानी कि यूपीएससी का अब मुखर्जी नगर नहीं, अब नोएडा सेक्टर 15 होगा, इस नोएडा पे। इसके अलावा दिल्ली में करोल बाग सेंटर में, इसके अलावा हम देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में लखनऊ सेंटर, और राजस्थान में जयपुर, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में इंदौर सेंटर। तो इन सभी जगहों पर आईएएस जीएस फाउंडेशन की सामान्य अध्ययन की क्लासेस के लिए एडमिशन शुरू है। जो भी विद्यार्थी इन सेंटर्स से पे जाकर के तैयारी करना चाहते हैं, वो चले जाएं, तैयारी अपनी करें। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। 8750187501, ये नंबर आप याद रखिए, चाहे सेव कर लीजिए। इसके अलावा दृष्टि की एक दृष्टि लर्निंग ऐप है, उस दृष्टि लर्निंग ऐप में दृष्टि के जितने भी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज की जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं कौन से कोर्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं फायदेमंद, तो अभी डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली योजना पर, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। शिक्षा के क्षेत्र से क्या है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जब यह योजना शुरू की, तो इसका लक्ष्य यह था कि जो मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो मेधावी हैं, उन्हें कैसे मिलेगा, देखिए एक तो यह है 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अनुरूप है। तो यहाँ पे प्रयास ये की जाएगा कि जो उन्हें ऋण प्राप्त हो, वह इस प्रकार से हो कि उन्हें किसी गारंटर की चिंता ना हो। इसके अलावा यह बात भी मैंने आपसे बता दी कि वहां पे उन्हें मेधावी छात्रों को लाभ मिलेगा वित्तीय सहायता का। तो वो वित्तीय सहायता क्या है, वो ऋण ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पात्रता मानदंड में, कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना में किसे यह पात्रता मिलेगी। तो वो पात्रता होगी, जैसे कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, जिसको हम शॉर्ट में एनआईआरएफ बोलते हैं। एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले जो संस्थान हैं, वहां पे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार और सभी जो भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य जो संस्थान हैं, उसमें 101 से 200 की श्रेणी में जो शामिल संस्थान है, उसे भी शामिल किया गया है। तो यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, और 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, ये हर साल जब अपडेट होगी, तो जब वो अपडेट होगी, तो उस अपडेट होने के आधार पर उस रैंकिंग के अंदर जो रहेगा, हर साल उस साल के हिसाब से उस रैंकिंग के अंदर रहने वाले संस्थान को मिलेगा। अगर अगले साल कोई रैंकिंग में नहीं रहा, बाहर हो गया, तो अगले साल जिन विद्यार्थियों को ही मिलेगा जो उस रैंकिंग के अंदर वाले हों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो इसमें थोड़ी सी एक बात रह गई है कि ब्याज अनुदान के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी लॉन्च करने की बात इसी के योजना के साथ हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं उड़ान योजना के बारे में। उड़ान योजना कोई अभी की योजना नहीं है, पुरानी योजना है। यह योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी इस पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उड़ान योजना के तहत ही कुछ अन्य क्षेत्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन हुआ है, जैसे कि एक मध्य प्रदेश में रीवा जिले में है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जिले में है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में है। तो ये 3 क्षेत्रीय हवाई अड्डे अभी हाल ही में इनका उद्घाटन किया गया है। तो उड़ान योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। अब देखिए, इस योजना के पीछे बहुत सारी बातें थी। एक तो डोमेस्टिक कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना ही था। दूसरी बात यह है कि अगर कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, एक तो आम नागरिक भी हवाई सेवा का लाभ उठाएगा, दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये भी फायदेमंद है। और हम ये भी देखें तो जो साधन है परिवहन का, उसमें ये अपनी आप में बड़ी भूमिका तो निभाता ही है। तो अब देखें तो 2016 में यह योजना शुरू की गई और एक क्षेत्रीय संपर्क योजना के रूप में इसकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद पहली उड़ान शुरू हुई 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली को। ठीक है, तो योजना 2016 में लॉन्च हुई, उड़ान 2017 में शुरू हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? छोटे और मध्यम शहरों को जोड़ना, और इसमें क्या था? हवाई सेवा के माध्यम से शहरों को जोड़ना। तो ये मुख्य बात हो गई, ये उसका उद्देश्य हो गया। अब ये किस मॉडल पर काम करता है? देखिए, हर शहर को तो नहीं जोड़ा जाएगा। शुरुआत जब होगी तो उस शहर से होगी ना। पहले एक सर्वे होगा कि कहां पे किन शहरों को जोड़ना ज्यादा बेहतर होगा, तो वो R&D के बाद धीरे धीरे जो बाजार पर आधारित होगी, बाजार ही तय करेगा कैसे होगा। फिर उसके बाद वह बढ़ता ही जाएगा। फिर जब वह बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे उसका विस्तार होता जाएगा, तो सीधी सी बात है उसमें हम कई चरण देखेंगे। जैसे कि हमने देखा उड़ान योजना का 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 5 के अंदर भी कई चरण आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीएम ई ड्राइव योजना। अब पीएम ई ड्राइव योजना इसी साल 2024 में अक्टूबर के महीने में आती है, लेकिन यह 2 सालों के लिए ही है, यानी कि 31 मार्च 2026 तक ही यह स्कीम रहने वाली है। ई ड्राइव में ई का मतलब है, आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक। दरअसल इस योजना का संबंध इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और लोग ज्यादा से ज्यादा उसके लिए प्रोत्साहित हो सकें, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी कि लोगों के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सके। ठीक है, तो प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? बुनियादी ढांचे की स्थापना होगी तो और इसी प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास ये रहेंगे, जैसे कि जो ई बस है, ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कुछ अन्य वाहन हैं, उनकी खरीदारी के लिए अधिक से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सके। तो अब क्या होगा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 10,900 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। तो अलग अलग राजमार्गों में, शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 साल के लिए वैध है, मतलब कि 2 साल तक इस पर काम लगातार चलेगा। हो सकता है बाद में इसमें विस्तार कर दिया जाए, हम ये भी देख सकते हैं, या जो भी आवश्यकता होगी इस हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो यह योजना खरीदारों को ई 2 व्हीलर, देखिए कोई 2 व्हीलर खरीद रहा है, या तो कोई 3 व्हीलर खरीद रहा है, या कोई एम्बुलेंस खरीद रहा है, या ट्रक खरीद रहा है, तो उसे सब्सिडी भी दी जाएगी। एक बड़ी राशि तो आवंटित की गई है, लेकिन सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन आप देखें तो इसमें कार नहीं है, कार को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह सोचकर शामिल नहीं किया गया है कि जो कार है उसमें क्या है, सीधी सी बात है कि उसके लिए जीएसटी कम करना ही एक उपाय पर्याप्त रहेगा, ऐसा सरकार को लगता है। उसके बाद हम देखें चार्जिंग स्टेशन की, हमने बात की कि बड़े पैमाने पर इसकी स्थापना का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि खरीदारों को यह टेंशन न रहे कि चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है तो हम ईवी खरीद के करेंगे क्या। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, हम ये योजना चर्चा में अगर है तो इसका पर्पस पहले समझ लेते हैं कि दोनों योजनाओं का पर्पस क्या है। पहले वाली का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संबंध है जहां टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले जहां हो सके, और दूसरी बात है कृषोन्नति में कि खाद्य सुरक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करें। तो भारत आत्मनिर्भर बने खाद्य सुरक्षा में और कृषि के क्षेत्र में, इसके लिए कृषोन्नति है। और टिकाऊ कृषि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों योजनाएं हैं, इन्हें अम्ब्रेला योजना की तरह शुरू किया गया है। अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत बहुत सारी अन्य योजनाएं भी हैं। उन योजनाओं को एक साथ क्यों लाया गया है, उसके पीछे की वजह है। जैसे मान लीजिए कि किसानी से संबंधित अगर बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषि से संबंधित, तो अब उनको अम्ब्रेला योजना के तहत अंदर ला दिया गया उनके। अब ऐसे में क्या होगा, कुछ योजनाओं में कुछ कार्य ऐसे थे, कुछ सुविधाएं ऐसी थी, कुछ प्रोसेस ऐसी थी जिसका रिपीटेशन हो रहा था और गैर जरूरी था।
तो रिपीटेशन वहां पे बंद हो जाएगा, किसी एक जगह जारी रहेगा, एक जगह वो बंद हो जाएगा। तो ये उसका लाभ होगा। तो अब यहाँ पे हम देख लें, जैसे कि एक योजना है प्रधानमंत्री, हम पहली वाली देखें कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके अंतर्गत देखें तो कुछ इस प्रकार से 9 योजनाएं दिखाई देती हैं। मृदा स्वास्थ्य, वर्षाधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि विकास, फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि यंत्रीकरण, प्रति बूंद अधिक फसल, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, उसके अलावा RKBY DPR घटक और कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि, ये प्रमुख हैं, वो इस अम्ब्रेला योजना में शामिल है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य मकसद क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि दोहराव ना हो पाए, अभी समय सुनिश्चित करने और राज्यों को लचीलापन भी प्रदान किया गया है। देखिए इन अम्ब्रेला योजनाओं में क्या फायदा होगा कि जैसे मान लीजिए कि अब पूरी लिस्टिंग हो गई योजनाओं की, अब किसी राज्य में कुछ अलग प्रकार की दशाएं हैं, किसी अलग राज्य में अलग प्रकार की दशाएं हैं, तो उन दशाओं में जो अंतर है, उस अंतर के हिसाब से राज्य सरकारें निर्णय ले सकें कि हमें किस योजना में ज्यादा प्रयास करना है, किस क्षेत्र में ज्यादा प्रयास करना है, किसमें अनावश्यक धन ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो प्रायोरिटी सेट की जा सके योजनाओं को लेकर के, उन योजनाओं में जो भी कार्य है उसको लेकर के सरकारों को लचीलापन भी दिया गया है। ये बात स्पष्ट रही। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक रणनीति योजना राज्य सरकारें बना सकेंगी। राज्यों की वार्षिक कार्य योजना को व्यक्तिगत योजनावार APU को मंजूरी देने के बजाय एक बार में मंजूरी दी जा सकती है, तो इसका लाभ मिलेगा, एक बार में ही निर्णय हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पॉइंट भी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य सरकारों की अपनी राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एक घटक से दूसरे घटक में निधियों को पुनः आवंटित करने की छूट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3-4 क्षेत्रों में सरकार को काम करना था, इस क्षेत्र में ज्यादा पैसे की आवश्यकता है लेकिन पैसे बराबर बटे हैं और इसमें उतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं, तो इस क्षेत्र में जितना खर्च करना है वो यहाँ पे सरकार कर सकती है, राज्य सरकार निर्णय इसका ले सकती है। फिर उसके बाद देखें मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी से जुड़ा एक प्रोग्राम कुछ दिनों का अभी हाल ही में मनाया गया और उसके दौरान यह क्या बनाया गया, कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह, एक उत्तरदायी, सक्षम और भविष्य के लिए क्या करना है, सिविल सेवा बनाने के भारत के मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। देखिए, तो अब ये तो कुछ दिन का प्रोग्राम था, ये मना लिया गया, लेकिन असली बात क्या आई, किस आधार पर बनाया गया, एक मिशन भारत में चल रहा है, मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी कहीं अलग जगह से नहीं आया है, भारत सरकार के माध्यम से ही है। और देखिए, ये वन गवर्नमेंट को, अगर ये जो अभी हाल में फंक्शन मनाया गया तो हम देखें तो मिशन कर्मयोगी से जुड़ा हुआ जो सप्ताह है, वन गवर्नमेंट की दृष्टि से हम देखें, सरकार और बेहतर तरीके से काम कर सके, एक दिशा में काम कर सके। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि मिशन कर्मयोगी क्या है। अभी हाल में जो प्रोग्राम बनाया गया वह उतना यूपीएससी महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि मिशन ये कर्मयोगी को आप जान सकें। तो 2 सितंबर 2020 को यह अस्तित्व में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो लक्ष्य क्या है, जो भारतीय सिविल सेवक हैं और भी अधिक रचनात्मक हो सके, सृजनात्मक हो सके, विचारशील हो सके, नवाचारी हो सके, अधिक क्रियाशील हो सके, प्रगतिशील हो सके, ऊर्जावान हो सके, सक्षम हो सके। मतलब ये है कि इफिशियंसी को लोक सेवकों की ओर बढ़ाना है, उन्हें और क्रिएटिव करना है। देखिए, दुनिया डिजिटल होती जा रही है, AI का यूज होने लग गया है, तो निर्णय लेने में किन किन बातों को दूर तक सोचना है, कितने दूरगामी है वो, कितनी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं, निर्णय लेने में क्या स्मार्ट मूव ले रहे हैं, वो स्मार्टनेस बढ़ानी है। ये बात समझ गए आप? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को अस्तित्व में आती है। अब प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना एक ऐसी योजना है जिसमें यह प्रयास किया जाएगा कि जो जनजाति समुदाय हैं भारत में, उनकी एक बड़ी आबादी भारत में मौजूद है, तो उनके लिए जो प्रयास चल रहे हैं, कुछ प्रयास हैं, उन्हें और बेहतर करने की बात कही गई। तो वो क्या क्या है उसको एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, 6 कदम ऐसे हैं जिनको बेहतर करना है, वो 6 प्रयास हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। पहला देखिए, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में जो आदिवासी क्षेत्र के गांव हैं, उन गांवों में जो सड़क की कनेक्टिविटी है, जल की उपलब्धता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारी चीजों को बेहतर बनाने के लिए आदर्श ग्राम योजना चलाई जा रही है। फिर उसके बाद हम देखें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का विकास। जो भारत में PVTG है, जिन्हें हम विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कहते हैं, वो जनजाति समूह उन्हीं, कुल भारत में जितनी जनजातियां हैं उन्हीं में से कुछ जनजातियों को हम कहते हैं। तो उन जनजातियों को विशेष लाभ मिला जा सके क्योंकि विशेष रूप से ज्यादा कमजोर हैं, तो उनके लिए अलग से प्रयास करने का यहाँ पे एक विकास का एक कदम उठाया गया है।
तो उसको और बेहतर करना है। फिर उसके अलावा देखें तो जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, जनजातियों को लेकर के भी जो अनुसंधान हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, अध्ययन हो रहे हैं, उन संस्थानों को यहाँ पर सहायता दी जाएगी। सहायता मुख्य रूप से वित्तीय हो सकती है। उसके अलावा देखें तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात आती है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि कक्षा 9 से 10 के जो आदिवासी छात्र हैं उन्हें सहायता मिलेगी। अगर किसी की परिवार की यानी कि पैतृक आय 2.5 लाख रुपए तक है तो। अब यहाँ पे याद रखिए 9-10 के आदिवासी छात्रों को सहायता मिल रही है तो उसके बाद भी मिलेगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में उसी तरह का प्रोसेस होगा, लेकिन यह 10वीं से आगे की पढ़ाई आने जो भी अनुसूचित जनजाति के छात्र होंगे उनके लिए होगा। तो 9वीं 10वीं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक 10वीं के बाद। उसके बाद हमने देखा कि परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता। देखिए परियोजना प्रबंधन जो इकाइयां हैं उनको धनराशि आवंटित की जाएगी। जैसे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित, वहां पर क्या होगा कि जो भी इकाइयां होंगी जो कार्य में लगी होंगी तो उन्हें धनराशि आवंटित की जाएगी जितनी आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता के अनुसार। फिर उसके बाद देखें क्रूज भारत मिशन। क्रूज का विस्तार करने के लिए, क्रूज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री जल मार्ग का उपयोग बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। यानी कि जल मार्ग को बढ़ावा देना मुख्य रूप से उसका उपयोग करके। तो कैसे? देखिए इसके लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने मुंबई से बंदरगाह से वहां पर क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे समझिए कि नोडल मंत्रालय हमें समझ में आ गया है जहां से शुभारंभ हुआ है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए लक्ष्य को देखिए, हमें लक्ष्य समझना होगा। नदी क्रूज यात्रियों की संख्या 0.5 मिलियन से बढ़ाकर 1.5 मिलियन करनी है। उसके अलावा 2029 तक 4 लाख नौकरियों को इस क्षेत्र में क्रूज भारत मिशन के माध्यम से विकसित करना है। उसके अलावा हम देखें तो चरण 3 तक यह प्रयास रहेगा, 3 चरण होंगे कुल। तो तीसरे चरण में यह प्रयास रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 10 कर दी जाए तथा नदी क्रूज टर्मिनलों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी जाए। क्रूज टर्मिनल का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि जहां पर जो क्रूज हैं वो आ सकते हैं, बड़ी नावें, छोटी नावें आ सकती हैं, वहां पे उन्हें किनारे लगाया जा सकता है। ठीक है, और वहीं से लोग उसमें चढ़ के आगे पीछे या कहीं भी जहां उन्हें जाना है वो जा सकते हैं। अब आगे देखें तो हम इसमें कुछ और चीजें देख सकते हैं। 3 चरण जो है वो समझ लेते हैं। पहले चरण में क्या होगा? 2024-25 से बाजार अनुसंधान किया जाएगा, क्रूज गठबंधन स्थापित किया जाएगा, क्रूज गठबंधन में कुछ देशों को भी शामिल किया जाएगा। फिर उसके अलावा चरण 2 में 25 से 27 तक में नए क्रूज टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। क्रूज टर्मिनल जितने ज्यादा होंगे लोग उतना ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में सफर कर सकेंगे। फिर उसके लिए देखिए उच्च संभावित क्षेत्रों को भी खोलने का प्रयास किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से। फिर उसके अलावा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में क्रूज सर्किट को जोड़ना। अब बहुत सारे क्रूज टर्मिनल बन जाएंगे तो उसमें आपस में उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास होगा। तो ये क्या है? ये चरण 3 है, 27 से 29 तक चलेगा। तो ये मुख्य बात समझ में आ गई है। अब देखिए इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है, नए टर्मिनल, मरीना की भी स्थापना की जाएगी। मरीना वो ऐसे टर्मिनल के रूप में हम इसको समझ सकते हैं जहां पे छोटी छोटी नावों को ही लगाया जा सकता है। फिर यहाँ पे समझ गए जल हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट का भी निर्माण करने की बात इसके अंतर्गत कही गई। तो आगे चल के वो भी देखने को मिलेगा, वो भी खबरों में सुनने को मिलेगा। और इस क्षेत्र में जैसे जैसे एक पूरा का पूरा तंत्र विकसित होगा, उस तंत्र में सुरक्षा का भी प्रयास किया जाएगा कि सुरक्षा बनी रहे, बुनियादी सुरक्षा स्थापित हो सके। तो बुनियादी सुरक्षा स्थापित करने के लिए चेहरा पहचानने की तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा कुछ अन्य जो सीधे हैं जैसे कि तटीय विद्युत समाधान है, वो कैसे होगा उसका प्रयास भी होगा। फिर हम देखें तो राष्ट्रीय क्रूज अवसंरचना का मास्टर प्लान विकसित करना है 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसके अलावा क्रूज इंडिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्षेत्रीय गठबंधन की भी बात की थी, कई अन्य देशों से, आसपास के देशों से जुड़ा जाएगा। तो जैसे संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, सिंगापुर, इन देशों से जुड़ करके एक गठबंधन तो तैयार होगा ही, और क्रूज इंडिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा जिस पर चर्चा होगी इस क्षेत्र में विकास के लिए। फिर उसके बाद हम देखें तो बायो ई3 नीति को समझ लेते हैं। बायो ई3 में हमें पहले तो इसका मतलब समझना होगा, फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कैसे इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। इसके लिए शुरू हुई है बायो ई3 नीति। तो इसमें होगा क्या? देखिए सबसे पहली बात तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ाना है। तो इससे होगा क्या? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार में जो वृद्धि होगी वह कैसे होगी? तो तीनों ही क्षेत्रों में, तीनों में देखें तो उद्देश्य होगा उच्च प्रदर्शन वाले जैव विविधता
जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना वो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें उत्पाद हम बनाते हैं जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लेके, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में दवा हो गया, कृषि के क्षेत्र में हमने कुछ नया उत्पाद बनाया बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेके, पौधों में हमने कुछ नए प्रयास किए, संशोधित किया आनुवांशिक रूप से उनको, या इसके अलावा जैव ईंधन का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसमें हमने कुछ बेहतर किया बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेके। तो ये हम जो कुछ भी करेंगे उससे रसायन, कागज, वस्त्र, खाद्य पदार्थों का उत्पादन, ये सब कुछ जो भी होगा जहां पे हम जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लेंगे, तो उससे लाभ पहुंचाना है इकोनॉमी को, उससे हमें लाभ पहुंचाना है रोजगार वृद्धि के लिए बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, और उसके अलावा एनवायरमेंट के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं यह देखना है। यही प्रयास है इसके माध्यम से। फिर उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना आज की नहीं है, 10 साल से ज्यादा अब इसको हो चुके हैं, यानी कि 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से जिन लोगों के पास खाते नहीं थे वो खाते उपलब्ध हो पाए हैं, यानी कि बैंक खाते उपलब्ध हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 2014 को 28 अगस्त में यह शुरू हुई थी। अब तो 2024 खत्म होने को है, अगर आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है तब तक ये खत्म हो जाए 2024। तो 2024-25 यानी कि 25 तक के वित्त वर्ष में यह प्रयास किया जाएगा। अब यह कहा गया है कि अब हम अभी भी 3 करोड़ से अधिक खाते खोलेंगे प्रधानमंत्री इस जनधन योजना के तहत। और इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलना क्यों? जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग सेवाएं होती हैं, पैसे जमा करना है, पैसे भेजना है, ठीक है, पैसे निकालना है, तो ये सारी सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी अगर उनके पास खाते नहीं थे, तो खाता उपलब्ध पहले उन्हें कराया गया। और उसके अलावा जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करा जाता है, बहुत सारी योजनाओं का जो धनराशि दी जाती है किसी लाभार्थी को, तो वो उसके खाते में कैसे जाएगी जब तक उसका खाता नहीं होगा, तो उसके लिए जरूरी था और ये किया गया। तो कई करोड़ खाते खोल दिए गए हैं। तो अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की गई, जैसे वही बचत, जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, ये सब कुछ उपलब्ध हो पाया। और इसके अलावा हम ये भी देखें कि जिन व्यक्तियों के पास कोई अन्य खाता नहीं था वो ये खोल सकते थे, उनके लिए ये बात का विशेष ध्यान रखा गया और वही खोल पाए। फिर उसके बाद हम देखें कोई न्यूनतम शेष धनराशि रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई न्यूनतम शेष धनराशि रखने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर 2018 से खोले गए नए जो खाता धारक होंगे उनके लिए तो 2 लाख रुपए तक का है, बढ़ गया है। फिर उसके अलावा हम देखें तो पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो आप देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जिन लोगों के पास खाते नहीं थे वो खाते खुल सकें, उसके लिए 2014 में यह योजना शुरू हुई। और जब यह योजना शुरू हुई तो उसके माध्यम से धीरे धीरे हुआ कि एक तो वह बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे, पैसे जमा करना, निकालना, ट्रांसफर करना। दूसरी तरफ जो धनराशि जो सरकार द्वारा जैसे दी जाती है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अलग अलग योजनाओं में, तो वो धनराशि जो भी लाभार्थी है उसके खाते में सीधे पहुंच सके, ये प्रयास हो गया इसी के माध्यम से। साथ में बीमा कवरेज भी हो गई। इसके अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी इस योजना की वजह से, जनधन खाते होने की वजह से मिल पाई। और सबसे अच्छी बात क्या थी? इसमें कोई न्यूनतम जमा राशि की शर्त भी नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीबीटी लाभ जो हमने बताया था, अलग अलग योजनाएं हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी बैंक योजना के लिए पात्र हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें डेफ कनेक्ट 2024। डेफ कनेक्ट 2024 क्या है पहले ये समझ लें। रक्षा मंत्रालय ने डेफ कनेक्ट या डिफ कनेक्ट भी कहीं पे सुनने को मिलता है का आयोजन किया। तो अब इसका आयोजन क्यों किया गया? रक्षा उत्पाद में नवाचार के लिए, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए यह कार्यक्रम रक्षा प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और रक्षा स्टार्टअप में निवेश को प्रोत्साहित करने के एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो एक ऐसा मंच है जो नवीन तकनीकी को बढ़ावा दे रहा है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र तो लगे रहें, निजी क्षेत्र भी इसमें ज्यादा निवेश करें, ज्यादा प्रयास करें और इस क्षेत्र में विकास करें और देश के लिए करें, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करें, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हमें एक नाम है आईडेक्स, IDEX। यह है क्या? यह है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो डिफेंस एक्सीलेंस के लिए क्या नवाचार है? यह डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित एक प्रौद्योगिकी शोकेस है। यहाँ पे क्या होगा? जो स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, साइबर सुरक्षा है या मानव रहित
हवाई वाहन या जिसे हम ड्रोन भी कह सकते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, पहनने योग्य प्रौद्योगिकी, ये सारे क्षेत्र शामिल किए गए हैं नवाचार के लिए। तो यह जो शुरू हुआ डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने शुरू किया आईडेक्स। आईडेक्स में क्या होगा, नवाचार इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, प्रस्तुत किया जाएगा। और यह सब डिफ कनेक्ट 2024 के माध्यम से समक्ष उपस्थित यानी कि प्रत्यक्ष उपस्थित किया गया, दिखाया गया। ठीक है, इससे होगा क्या लाभ कि जो निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, दोनों का इंटरेस्ट बढ़ेगा इस क्षेत्र में आगे आने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी बातों में हमने देखा, कुछ हमने योजनाओं को देखा। ये आईडेक्स की हमने जो बात की थी 2018 में यह शुरू हुई थी और उद्योग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। फिर डिफ कनेक्ट 2024 में इसी के संबंध में हमने कुछ और चर्चा की, हम आगे बढ़े तो एक अदिति योजना सामने आई। अदिति योजना क्या थी कि जो आईडेक्स के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास में, जैसे कि है हम नवाचार की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम उसमें हम क्या कर सके, उसमें और विकास में तेजी ला सके, तो उसके लिए एक अदिति योजना भी लाई गई इसी के साथ साथ। फिर उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ और चीजें भी सामने आई, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज आया। इसके अलावा हम देखें तो रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता यह दिखाती है, तो अपने आप में यह बात डिफ कनेक्ट महत्वपूर्ण हो जाती है 2024 की। तो जितना कुछ अभी आपने देखा बीते एक साल की प्रमुख जो योजनाएं थी, जो इस साल या तो लॉन्च हुई या तो चर्चा में थी, हमने उन्हें देख लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी लगातार आपके सामने वीडियो आने वाले हैं हर दिन। 21 तारीख से, यह जो 21 दिसंबर से शुरू हुआ है सिलसिला, यानी कि आज जो पहले दिन यह वीडियो देख रहे हैं, हम रात को मिलेंगे 9 बजे और यह सिलसिला लगातार 9 दिनों तक चलता रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी कि कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक सवाल है, अगर आप उसका जवाब देंगे तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। अब इसके साथ ही साल चूंकि खत्म होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मुलाकात होगी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला अगले साल भी जारी रहेगा। आपकी सफलता की प्राप्ति तक हम आपके साथ हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।